Welcome to the second year physics class. Today our discussion is based on problem solving technique. This is very important discussion because problem solving technique is very important. जब आप हायर लेवल पे आगे जाएंगे स्टडी करने के लिए तो उसमें आप देखेंगे कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमें आनी चाहिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एफएससी लेवल पे इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स को फॉलो करें तो हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट को डेवलप करना है। तो अब देखें कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपसे डिस्कस करता हूँ कि किस किस तरीके से कौन से तरीके हम यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि चैप्टर रिव्यू, कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें इम्पोर्टेंट रिलेशंस, उनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए कि आपने इस चैप्टर में कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो चैप्टर रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि आप अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लें। नेक्स्ट इज लिंक द फार्मूला विद गिवन प्रॉब्लम, फिर आपने ये देखना है कि जो मेरा प्रॉब्लम है उसमें सूटेबल फार्मूला कौन सा है। तो वो फार्मूला आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आल्सो यूज़ सम कॉमन सेंस, तो हमें कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती, कुछ प्रॉब्लम्स तो डायरेक्ट होते हैं ना, उसमें हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल रहा होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हमें थोड़ा सा और करना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। तो उसको यूज़ करके हम फिर क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, अब मैं भी ये ही टेक्निक्स यूज़ करूँगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अब आप देखें, फर्स्ट इज चैप्टर रिव्यू। तो देखें चैप्टर में मैंने कौन सी इक्वेशंस पढ़ी, कौन से टॉपिक्स पढ़े, पहले मैं वो एक साइड पे लिख लेता हूँ कि वो मेरे पास कौन से हैं। तो अब आप देखें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट इक्वेशन इसमें आई थी वो कूलम्स लॉ आई थी, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पढ़ी थी, E इज़ इक्वल टू F बाई Q। पोटेंशियल की इक्वेशन पढ़ी थी, V इज़ इक्वल टू के Q बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, U इज़ इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाई आर। गॉसेस लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी, फाई इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q। फिर इसकी फील्ड्स पढ़ी थी, एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उसमें E इज़ इक्वल टू 0 पढ़ा था इनसाइड द कंडक्टर, E इज़ इक्वल टू σ/2ε0 पढ़ा था एक शीट के लिए, और अगर दो शीट होंगी तो E इज़ इक्वल टू σ/ε0। ये फार्मूले पढ़े थे। उसके बाद फिर कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा था, Q इज़ इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी, C0 इज़ इक्वल टू A/ε0 डिवाइडेड बाई D। फिर चार्जिंग का कैपेसिटर फार्मूला पढ़ा था, Q0 1 माइनस e⁻t डिवाइडेड बाई RC। इसी तरह से डिस्चार्जिंग का पढ़ा था, Q0 e⁻t बाई RC। और कुछ इस तरह के फार्मूले भी हमने अपने चैप्टर में पढ़े थे। तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो फार्मूले हमने पढ़े तो उसको मैंने एक साइड पे लिख लिया। अब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो मैंने क्या करना है, ये चैप्टर रिव्यू का काम हो गया। तो अब मैंने क्या काम करना है, मैंने प्रॉब्लम को देखना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या चीज़ें गिवन हैं और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और कौन सा फार्मूला इस प्रॉब्लम के अंदर फिट हो रहा है। तो अब मैं इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट प्रॉब्लम चैप्टर का देखते हैं।
तो फर्स्ट में देखें, जो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an iron nucleus bearing charge q is equal to 26e and the innermost electron in the distance between them is 1 into 10 power minus 12। तो देखें क्वेश्चन में हमें कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमें क्वेश्चन से ये चीज़ देख के पता चल रही है कि हमसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टू फाइंड में f इज इक्वल टू अननोन, f कहता है मालूम करो। गिवन में उसने क्या दिया, कहता है कि किसके दरमियान में फोर्स मालूम करो, एक जो आयरन न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू 26e। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये जिसने गिवन डेटा में क्या लिया, चार्ज दे दिया। तो Q1 इज इक्वल टू 26e। तो दिस इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई ई के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज आ गया और कहते हैं किसके 26e एंड द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन दे दिया Q2। Q2 इज इक्वल टू E विच इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो अब आप देखें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, और उसने डिस्टेंस भी दे दिया d, या हम उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे वो कोई हम एक ही सिस्टम यूज़ करें। ऐसा नहीं है कहीं पे जगह आप मीटर यूज़ कर लें, कहीं पे सेंटीमीटर यूज़ कर लें, कहीं पे ग्राम यूज़ कर लें और कहीं पे किलोग्राम। नहीं, एक ही यूनिट्स में सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एक ही सिस्टम में हमारे पास सारी की सारी यूनिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोई कन्वर्जन नहीं की, क्योंकि ऐसे यूनिट्स में कूलम है और मीटर है, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तब आप देखें यहाँ पे फोर्स हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब मैं फार्मूला यूज्ड, पहले मैंने क्या किया, मैंने गिवन डेटा कैलकुलेट किया, कौन सा था, क्या चीज़ मालूम करनी है, और फिर हमने क्या करना है। अब ये देखें ना, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ये हमारे पास हो गया कि छोटे पार्ट्स कौन से थे, गिवन निकाल लिया, टू फाइंड निकाल लिया, और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। अब मैंने लिंक द फार्मूला विद गिवन प्रॉब्लम, तो मैंने कोई फार्मूला लगाना है जो गिवन प्रॉब्लम के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, तो एग्जैक्टली फर्स्ट फार्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला यूज़ जो मैंने किया वो क्या किया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो देखें K वैल्यू यहाँ पे, K हमें पता होनी चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए। जो फिज़िक्स में कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ये हमें याद होनी चाहिए। तो K की वैल्यू भी मैं गिवन में लिख लेता हूँ, ये ज़ूम करके मुझे याद है। K इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो K की जो वैल्यू है हमारे पास वो 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। इसमें वैल्यूज पुट करें, F इज़ इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई Q1, तो Q1 देखें कितने हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, और Q2 कितना है, Q2 इज़ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 602 है, ये की बात, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो अब आप इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लें कि वो हमारे पास फोर्स आ गई, किस में थी, न्यूटन में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो देखिए बड़े आसानी के साथ हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैंने आपकी बुक में से देखें कुछ रैंडम प्रॉब्लम्स उठाए हैं ताकि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता सकूं। तो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं
वो आपने अपने तौर पे उनको हल करने की कोशिश करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे जो उसके बाद प्रॉब्लम है वो आपकी बुक का प्रॉब्लम नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, कहते हैं अ चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन joining the two charges each of magnitude Q. Prove that the system of 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to minus Q by 4. तो अब इसको समझें, स्टेटमेंट को पहले समझें। पहले हमने इसमें अब कॉमन सेंस यूज़ करें और देखें कि स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़ ये कह रहा है। तो अ चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो मतलब दो चार्जेस को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और उसके सेंटर में हमने चार्ज प्लेस कर दिया। इस कॉमा तक का स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो मैं इसको फिगर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चार्ज, दिस चार्ज इज Q1 और जो दूसरा चार्ज है दिस चार्ज इज Q2। अब इनके जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है ये, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो हमने क्या करना है, चार्ज Q को कहाँ पे प्लेस करना है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। तो सेंटर ऑफ द लाइन इस पॉइंट पे हमने Q को प्लेस कर दिया और यहाँ पे कहता है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q। तो Q1 भी किसकी इक्वल है, इसकी मैग्नीट्यूड भी Q की इक्वल है और Q2 की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है, Q की इक्वल है। तो कहते हैं आप ये प्रूफ करो। अब ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम में हमारे पास कितने चार्जेस थे, अब 3 चार्जेस हो गए हैं। एक Q1 है, एक स्मॉल Q है और एक Q है। कहता है ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये वाला चार्ज हमने कहाँ पे पुट करना है, माइनस Q बाई 4 पे पुट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इज़ इक्वल टू माइनस Q बाई 4। तो हमने ये चीज़ देखनी है। अभी हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि वाकई ये इसकी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी हम इसको सिर्फ सिंपल Q ही रहने देते हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये Q इज़ इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पे मौजूद है भी है या नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जब चीज़ इक्विलिब्रियम में होगी तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ 0। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब है उस पे लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस क्या होंगी, वो 0 होंगी। तो अब देखें इस सिस्टम में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो मैं इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज़ करके इक्वेशन बनाता हूँ। तो अब देखें ये Q1 इस Q पे फोर्स लगाएगा, दिस वन, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये वाली फोर्स कौन सी है, F है। किसकी है, Q1 की है। किसके ऊपर है, Q के ऊपर है। ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ना, इक्विलिब्रियम का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्लस सेकंड फोर्स कौन सी है, ये Q जो इस Q के ऊपर लगा रहा है, दिस Q। ये इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज F। Q1 किस के ऊपर लगा रहा है, Q2 के ऊपर लगा रहा है प्लस। अब फिर आप देखें ये जो Q2 है, ये Q2 इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लिखते हैं दिस। तो ये कौन सी हो जाएगी, F। ये Q2 किसके ऊपर लगा रहा है, Q प्लस। अब फिर देखें जो ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो F Q2 Q1 ये हमारे पास आ गया। और ये सारी फोर्सेस किसकी इक्वल हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। तभी सिस्टम किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब आप इस फोर्स की वैल्यू निकालते जाएं। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और फिर फोर्स की वैल्यू निकालते जाएं और उसमें पुट करते जाएं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। तो देखें Q1 टू Q, तो इसकी फोर्स की इक्वेशन क्या आएगी, K Q1 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे फिगर में आप देखिए किसने कहा है कि सेंटर में हमने रखा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
ये r हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और q1 से q2 का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, q1 से q2 का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास 2r के इक्वल हो जाएगा। दिस r प्लस दिस r, तो ये 2r। तो अब हमने जहाँ पे q2 और q1 या q1 और q2 है तो वहाँ पे हमने ये पुट करना है। तो देखें यहाँ पे q1 से q था, q1 से q, तो ये डिस्टेंस कितना था r, तो हमने वही कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ की कि q1 q r² लिख दिया, प्लस f q1 से q2। अब इसकी बात कर रहे हैं q1 से q2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। लेकिन इसका तो r 2r है, तो जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r² आ जाएगा। प्लस थर्ड वाली की तरफ आए तो k, ये q2 से q है, तो k q2 q डिवाइडेड बाई r²। प्लस अब आप इसको देखें, दिस इज k q2 q1 और q2 से q1 भी डिस्टेंस कितना है, वो भी 2r है, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r²। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखें ये वाली फोर्स, ये जो पहली दो टर्म्स थी ये q1 की वजह से आई थी, और ये जो दूसरी दो टर्म्स हैं ये q2 की वजह से आई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन q2 वाले को इस साइड पे ले जाते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि q1 भी q के इक्वल है। तो देखें मैं q1 की जगह सिंपल q लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई r²। प्लस सेकंड देखें k q1 की जगह भी q, q2 की जगह भी q डिवाइडेड बाई 4r² इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस k q डिवाइडेड बाई r² एंड माइनस k q डिवाइडेड बाई 4r²। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। तो इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है, एक k कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q कॉमन आ रहा है और r² कॉमन आ रहा है। तो इधर देखें k भी कॉमन चला गया, q भी कॉमन चला गया और r², इधर सिर्फ क्या बचा q। प्लस इधर देखें k q और r² कॉमन, बाकी क्या बचा, q/4। दिस इज इक्वल टू, इधर भी वही करें, माइनस साइन कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें, q कॉमन ले लें और r² कॉमन ले लें। अंदर क्या टर्म बची, यहाँ पे q बचा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा, k q/r², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q/4। तो अब आप देखें ये माइनस k q, ये k q और r², इस k q और r² से कैंसिल, जो बाकी इक्वेशन बच गई वो क्या बच गई, q प्लस q/4 इज इक्वल टू, अब माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस q माइनस q/4। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इनको उस साइड पे अरेंज कर लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशन ये माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो q प्लस q/4 इसको उधर लेके जाएं, प्लस q इसको भी उधर लेके जाएं, तो प्लस q/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। q और q को ऐड कर दें, q/4 और q/4 को ऐड कर दें, तो q और q क्या हो जाएंगे, 2q प्लस q/4 और q/4 एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर q प्लस q 2q हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सिंपल, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, q/2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इस प्लस q/2 को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो 2q इज इक्वल टू माइनस q/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी,
Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो देखें हमने जो रिज़ल्ट था उसी को प्रूव कर लिया कि हाँ वाकई अगर हम चार्ज Q इज़ इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पे रखेंगे तो उस टाइम पे ये जो सिस्टम है ये किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो अब आप देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये डिफरेंट था जो हम नॉर्मली अप्रोच यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को। तो इसके लिए फिर हमने अपने कॉमन सेंस से सोचना है कि हम कौन सा मेथड इसको अडॉप्ट करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो Q इज़ इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पे हमने क्या किया, इसको प्रूव कर लिया कि इस कंडीशन पे सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ योर बुक। तो इसकी स्टेटमेंट है, तो कहते हैं अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम। तो देखें सबसे पहले हमें यहाँ पे 14 माइक्रोकूलम चार्ज नज़र आ रहा है। फाइंड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल टू फाइंड में हमने क्या करना है, पोटेंशियल कहाँ पे, सरफेस पे, इनसाइड द स्फीयर पे, और डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस व्हेन r इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो अब देखें इसमें हम पहले फिगर बना लेते हैं कि फिगर में हमारे पास क्या है। तो कहते हैं अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज, तो हम एक स्फीयर बना लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, जो भी है, प्लस है या माइनस है, अभी उसने इसमें नहीं दिया, सिर्फ यही दिया हुआ है कि प्लस 14 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं, हमारे पास चार्ज Q इज़ इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम है, सो Q इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई, माइक्रो मीन्स 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो चार्ज हमारे पास इतना है। अब इसका जो रेडियस था, ये जो रेडियस है ये उसने कितना दिया, r इज़ इक्वल टू देखें 0.3 मीटर उसने गिवन दे दिया, 0.3 मीटर। तो हम यहाँ पे r लिख लेते हैं, r इज़ 0.3 मीटर। ये दो चीज़ें हमें गिवन में नज़र आ रही हैं। अभी कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल। तो देखें टू फाइंड में जो है नेक्स्ट इज टू फाइंड, तो टू फाइंड में मैं क्या करूँगा, टू फाइंड में मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, v इज़ इक्वल टू अननोन। तो v कहाँ पे अननोन है, ए पार्ट में देखें v सरफेस पे अननोन है, बी पार्ट v इनसाइड सरफेस इज इक्वल टू अननोन है, और थर्ड पार्ट जो है v एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर इज इक्वल टू अननोन। तो मतलब सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, इनसाइड द सरफेस कितना है, और इसका रेडियस 0.3 है। तो कहता है कि 0.2 और ऐड कर दो, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल मालूम करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, एक ये पॉइंट था, इधर पोटेंशियल मालूम करना है फर्स्ट, सेकंड इनसाइड कहीं पे भी करना है, ठीक है, और थर्ड जो है वो कितना डिस्टेंस दूर, ये इधर से इतना डिस्टेंस दूर, दैट इज़ 0.2 मीटर। तो आपने क्या करना है, आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो थर्ड स्टेप हम यूज़ करेंगे कि हम फार्मूला कौन सा इसमें यूज़ करें। तो फार्मूला देखें हमने पढ़ा है कि सोल्यूशन इसका देखें, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि फार्मूला जो आपने यूज़ किया, तो फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो उस फार्मूले से v इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो अब आप देखें k की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, v ये सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 इंटू 10 पावर 9, और q की वैल्यू उसने गिवन दी है, मल्टीप्लाई 14 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई r कितना है हमारे पास 0.3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस में पोटेंशियल आ जाएगा। बी पार्ट में देखें वो जितने भी, दिस इज़ इक्वल टू जितने वोल्ट भी आता है आप कैलकुलेट करके देख लें। बी पार्ट में देखें इनसाइड द सरफेस कह रहा है, इस सरफेस के अंदर आपने कैलकुलेट करना है।
तो हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हमने पढ़ा है E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। माइनस साइन को अभी मैं छोड़ देता हूँ। E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। E अगर ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसको उधर लेके जाएं तो ये ज़ीरो, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा वी का क्या मतलब है? चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है। अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो इसका मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जितना पोटेंशियल इधर ही आया है, सरफेस पे जितना आया है, उतना ही इनसाइड द स्फीयर भी आएगा। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? बी पार्ट का क्या लिखेंगे? सेम एज दैट ऑफ सरफेस। जितना सरफेस पे है उतना ही इनसाइड द सरफेस भी सेम एज दैट ऑफ सरफेस। सी पार्ट, अब डिस्टेंस दूर हो गया। कितना डिस्टेंस? 0.3 ये था और 0.2 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 0.5। तो हमने पोटेंशियली कैलकुलेट करना है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो V इज़ इक्वल टू के 9 इंटू 10 पावर 9 के क्यू 14 माइक्रोकूलम, 14 इंटू 10 पावर माइनस 6 और R। तो R अब देखिए कितना हो गया? 0.3 प्लस 0.2, तो 0.5 आप यूज़ करेंगे, 0.5। तो आप V इज़ इक्वल टू इतने वोल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के हवाले से कुछ पता चला हो थोड़ा सा। तो आप इन्हीं बातों पे गौर करें। आप इसके अलावा कोई और मेथड जो आपकी अपनी क्रिएटिव अप्रोच है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी था। वेलकम टू द सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास। टुडे वी डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स related to electrostatics. So we discuss problem number 7 from your book. So what is problem number 7? The statement of the problem number 7 is, if 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where potential is minus 12V to another place where potential is V, calculate the value of V. तो अब देखें, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है और इसमें हमें गिवन क्या है, तो उसको हम फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिगर से ये होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। तो फिगर देखें, फिगर से मैं आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल -12 वोल्ट है और उसे मैं किसका नाम देता हूँ? V1। V1 इज़ इक्वल टू -12 वोल्ट। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट से चार्ज को उठाना है, तो इस पॉइंट पे चार्ज कितना पड़ा हुआ है? 2 कूलम। ठीक है, ये चार्ज है, 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट से उठाना है और किसी पॉइंट बी पे लेके जाना है। 2 कूलम का चार्ज जो है उसको हम लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जाना है? बी पे। और कितना वर्क हमने किया? 280 जूल। तो यहाँ बी पे जो पोटेंशियल होगा V2 विच इज़ इक्वल टू अननोन, तो आपने ये फाइंड करना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक चार्ज 2 कूलम का पॉइंट ए पे पड़ा हुआ था जहाँ पे पोटेंशियल -12 वोल्ट था। अब इस 2 कूलम के चार्ज पे आपने वर्क किया कितना? 280 जूल, और उसे उठा के कहाँ तक लेके गए वो आपने कैलकुलेट करना है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब देखें, हम इस स्टेटमेंट में से गिवन को जो है वो निकालते हैं कि इसमें गिवन हमें क्या क्या था। तो अब देखें, हमें सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है 280 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क गिवन है W ये कहाँ से कहाँ तक था? A से B तक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ WA to B इज़ इक्वल टू 280 जूल।
फिर क्या था, इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो Q कितना था, Q इज़ 2 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज़ -12, तो V1 कितना था, V1 इज़ -12। ठीक है, ये हमारे पास गिवन थे। टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज़ V, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V, तो कैलकुलेट का क्या मतलब होगा, टू फाइंड, तो टू फाइंड में हमने क्या करना है, हमने इस V की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड में हम देखें, हमने क्या करना है, V इज़ इक्वल टू अननोन, इस V को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, V2, तो V2 बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आ जाएं, तो सोल्यूशन में देखें हमने पोटेंशियल से रिलेटेड कौन सा फार्मूला पढ़ा था जिसमें W और Q आ जाए, तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। जो डेल्टा V था, डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाई Q, तो डेल्टा V क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू डेल्टा W, डेल्टा W किधर से है, W A से B तक है, डिवाइडेड बाई Q, तो V2 देखें, V2 तो हमने फाइंड करना है, इसे तो वैसे ही रहने देते हैं, माइनस V1 की वैल्यू -12 वोल्ट है, तो दिस इज़ -12 इज़ इक्वल टू वर्क डन A से B कितना था, 280 था, और चार्ज कितना था, 2 कूलम था। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V2 + 12 इज़ इक्वल टू 2 1s are 2 14 टाइम्स 140, तो ये 140 आ गया। इस 12 को आप इधर ले जाएं, तो V2 इज़ इक्वल टू 140 माइनस 12, सो V2 इज़ इक्वल टू 128 वोल्ट। तो हमने क्या किया, हमने 2 कूलम के चार्ज को -12 वोल्ट से उठाया और कितना वर्क किया, 280 जूल, तो हम उसको कौन से पोटेंशियल पे ले गए थे, वो जो पोटेंशियल था हमारे पास कितना आया, 128 वोल्ट आया। तो अब आपने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट वही टेक्निक्स यूज़ की, मैंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया, गिवन में ब्रेक किया, टू फाइंड में ब्रेक किया, फिर मैंने फार्मूला देखा कि फार्मूला कौन सा था, तो उस टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम नंबर 13 फ्रॉम योर बुक। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट डीसी बैटरी। क्या आपने ये 3 कैपेसिटर 250 वोल्टेज की बैटरी के साथ लगाए हुए हैं, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बेहतर है हम इसकी फिगर बना लें, फिगर से फिर हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 कैपेसिटर हैं और सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2 एंड कैपेसिटर नंबर 3। और ये किसके साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर जो बैटरी है इस बैटरी के साथ ये तीनों कनेक्ट हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज़ इक्वल टू 250 वोल्ट। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैं C1 का नाम ले लेता हूँ, दिस इज़ C1। इस कैपेसिटर को मैं C2 का नाम देता हूँ, इसको मैं C। इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसे मैं Q1 का नाम दे देता हूँ, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसे मैं V1 का नाम देता हूँ। सिमिलरली C2, इधर जो चार्ज होगा उसे मैं Q2 का नाम देता हूँ, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसे मैं V2 का नाम देता हूँ। इस तरह से 3 के साथ करें तो 3 पे Q3 चार्ज होगा और पोटेंशियल कितना होगा, V3 होगा। अब हमने ये जो था ये कितने माइक्रोफेराड का था, 4 × 10⁻⁻⁶, ये 6 × 10⁻⁻⁶, और ये 8 × 10⁻⁻⁶ फेराड यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक तो इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है, और फिर पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो फिगर से हमें बेटर व्यू मिल गया कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी। तो देखें गिवन डेटा में, गिवन डेटा जो था उसमें हमारे पास क्या था कि हमें देखें ये कैपेसिटेंस नज़र आ रही हैं, दैट इज़ ये। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C1 इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, C2 इज़ इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड एंड C3 इज़ इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, उसके बाद आप देखें सीरीज टू 250 वोल्ट बैटरी, तो हमें
पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है V, तो V इज़ इक्वल टू कितना था, V इज़ इक्वल टू 250 वोल्ट। बस ये चार चीज़ें हमें थी, तो चारों हमने गिवन में लिख ली। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड। तो अब देखें टू फाइंड में हमने क्या क्या करना है। तो टू फाइंड में जो हमारे पास होगा, टू फाइंड में हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस, तो C इक्विवेलेंट, उसे मैं नाम देता हूँ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अननोन। फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू अननोन, Q2 इज इक्वल टू अननोन एंड Q3 इज इक्वल टू अननोन। उसके बाद फिर आप देखें वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 इज इक्वल टू अननोन, V2 इज इक्वल टू अननोन एंड V3 इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन की तरफ आ जाएं, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, C इक्विवेलेंट मालूम करते हैं। तो C इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यूज पुट कर लें, दिस इज इक्वल टू 1/, पहला जो कैपेसिटर था वो कितने का था, 4 माइक्रोफेराड का था, तो 1/4 प्लस दूसरा 1/6 और तीसरा 8। तो देखिए माइक्रोफेराड है ना, तो आप इसका एलसीएम लें और एंड में आप क्या यूज़ कर लें, माइक्रो इसके साथ यूनिट यूज़ कर लें। दिस इज़ इक्वल टू एलसीएम इसका लें, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ रफ वर्क में कर लेता हूँ, 4 6 8, तो 2 से करेंगे 3 4, अगेन 2 से 1 3 2, 3 से करें 1 1 2 एंड देन 2 से, तो 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। 4 6 टाइम्स होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 4 टाइम्स होता है तो 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू 6 4 10 13, 13/24। ठीक है, ये 1/C इक्विवेलेंट आ गई। अब आपने C इक्विवेलेंट मालूम करनी है, दिस इम्प्लाइज दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, इसको उलट कर दें, C इक्विवेलेंट बाय 1 कर देना, 1/C इक्विवेलेंट है तो 13/4, C इक्विवेलेंट अगर 1 कर दें तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 24/13। तो यहाँ से आप C इक्विवेलेंट मालूम कर लें, वो हमारे पास जितनी भी माइक्रो आपने एंड में लगा लेने, माइक्रोफेराड जितनी भी आती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमने चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज टोटल कैपेसिटेंस होगी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q ये C इक्विवेलेंट है और V भी हम टोटल मालूम कर, हमारे पास गिवन थी तो हम इसमें वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट हमारे पास कितनी है, ये 24 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई V कितना है, 250। तो आपके पास Q ऑलमोस्ट जितने भी आ जाता है ये माइक्रो कूलम में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पे कितनी है, माइक्रो कूलम में, तो Q आपके पास इतने माइक्रो कूलम आ गया। अब हमें पता है सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, तो जो Q टोटल आया है यही किसकी इक्वल होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। तो ये जो चार्ज है Q1 भी इसी के बराबर है, Q2 भी इसी के बराबर है, Q3 भी इसी के बराबर है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो थी हमारे पास वो वोल्टेज थी, तो यही फार्मूला Q इज इक्वल टू CV यूज़ करते हैं। तो यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करें, Q इज इक्वल टू CV, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू Q/C। तब आप वैल्यूज़ यूज़ करते रहें, V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई C1, तो Q1 की वैल्यू आपके पास इधर से आ जाएगी, C1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, C1 की वैल्यू ये है, तो दोनों माइक्रो में है तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल होके आपके पास एक नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आप V2 कैलकुलेट कर सकते हैं, वो Q2 डिवाइडेड बाई C2, और फिर इसी तरह से V3 कैलकुलेट करें, Q3 डिवाइडेड बाई C3। तो ये आपने
अपने तौर पे इनको जो है वो कैलकुलेट कर लेने, और एंड में आपने यूनिट्स लाजमी लगानी है। इसके साथ भी वोल्ट होगी, ये भी वोल्ट में है और ये भी वोल्ट में ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वन लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 11 फ्रॉम योर बुक। तो इसमें की इसकी स्टेटमेंट देखें, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ इतनी is fired in the same direction as uniform E field of magnitude 80 Newton per coulomb. How far does the electron travel being brought to rest momentarily and turn back? अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने का यहाँ पे क्या मकसद था कि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कोई इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में नहीं पढ़ा। ये हमने सिर्फ प्रीवियस पढ़ा था, हमारी जो फर्स्ट ईयर थी उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रीवियस नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये भी उसी से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। तो अब यहाँ पे आप देखें जो गिवन है, हम उसको गिवन डेटा को लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29 × 10⁵ मीटर पर इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज यूनिफॉर्म ई फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन पर कूलम। मतलब 80 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को फायर करते हो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख लेता हूँ कि गिवन में हमारे पास क्या था, VI इज़ इक्वल टू 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी थी, 80 न्यूटन पर कूलम। तो E इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी और हमें गिवन में कोई नहीं ना। अब कहते हैं हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट। तो जब रेस्ट आएगा तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है VF 0 है। तो आप यहाँ पे बाय कॉमन सेंस ये चीज़ लिखेंगे कि VF 0 है और रेस्ट में कह रहा है मोमेंट। तो हाउ फार डज, इसका मतलब है डिस्टेंस। तो टू फाइंड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड में हमने D कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अननोन। तो देखें VI है, VF है हमारे पास और D हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन में देखें बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। S की जगह पे मैं D रख लेता हूँ क्योंकि मैंने D कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं D की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो D इज़ इक्वल टू 2A मल्टीप्लाई रहता आके डिवाइड हो जाएगा, VF² माइनस VI² डिवाइडेड बाई 2A। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ क्योंकि मेरे पास A नहीं है। ठीक है, तो अब A मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन है वो क्या है, F इज़ इक्वल टू QE, ये QE है। तो F इज़ इक्वल टू MA के भी इक्वल होता है, MA इज़ इक्वल टू QE, A इज़ इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई M। तो अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है और E हमारे पास गिवन है तो एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। A इज़ इक्वल टू चार्ज 1.602 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई E 80 और मास 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इधर से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, A आ जाएगा वो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, उसको आप इधर यूज़ कर लें। तो D किसकी इक्वल है, पुट इन इक्वेशन 1। तो D किसकी इक्वल हो जाएगा, D इज इक्वल टू VF², VF तो 0 थी माइनस VI। तो VI देखें 29 × 10⁵ का स्क्वायर था और डिवाइडेड बाय जो आपका एक्सेलरेशन आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो D आपका इतने मीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ ना कि टर्न बैक करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो D होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है ना 0 स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बाकी माइनस बाहर है। अगर अंदर होता तो फिर स्क्वायर पॉजिटिव कर दिया, माइनस बाहर है तो फिर आंसर के साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये कुछ चंद एक प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं
वो आप अपने तौर पे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर वो सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।